डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में तो रेगुलर क्लास में पढ़ ही रहे हैं। कल हम लोग तो ये तो परीक्षा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज़िंदगी है, ये आप लोग परीक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जिसमें विवाह क्या है, विवाह का क्या महत्व है, विवाह के प्रकार कल चर्चा करिए। तो उसी कड़ी में ऐसा नहीं है, तो इसमें संस्कार जो रेगुलर बैच है उसमें हम पढ़ा चुके हैं। उसी कड़ी में आप लोग के लिए भी, चाहे अधिकतर ये जब एजुकेशन चैनल है तो इसमें पढ़ने लिखने कम्पिटेटिव जो एग्जामिनी है वही लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए। और ऐसे भी जीवन का प्रमुख लक्ष्य नौकरी करना नहीं है, मतलब तत्कालिक लक्ष्य होता है, जीवन लोग नौकरी के बाद भी होती है। तो इसी क्रम में विवाह एक प्रकार का संस्कार है जो हम कल चर्चा किए थे। विवाह का अर्थ जो है केवल यौन संतुष्टि, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं है। विवाह एक प्रकार का संस्कार है, विवाह एक प्रकार का सामाजिक संस्था है। उसी प्रकार से उसी से जुड़ा हुआ है संस्कार, जो हमारे हिंदुस्टिक लॉ में या हिंदुस्टिक लॉ में संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। और संस्कार की बात जो होती है, विवाह की बात होती है, गोत्र प्रथा होती है, ये सब लेटर वैदिक एज में यानी 1000 से 600 BC में आया। तो संस्कार में लिखा हुआ जो संस्कार क्या है, संस्कार का क्या मत है, संस्कार के प्रकार, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो संस्कार क्या है, तो यह एक प्रकार का धार्मिक कृत्य है, चाहे धार्मिक क्या इसको एक व्यक्ति के माने शुद्धि के लिए, मन और नैतिक शुद्धता के लिए कराया जाता है। और संस्कार 16 का होता है, जिसमें अनेक प्रकार का उपनयन संस्कार वगैरह, वो तो हम चर्चा करेंगे ही। और संस्कार का इसका क्या महत्व है, तो अगर किसी व्यक्ति को अगर डिग्री है, जो शैक्षणिक डिग्री, कागजी डिग्री, या किसी शैक्षणिक संस्थान से उसको प्रमाण मिला है, तो ज्ञानवान हो सकता है, समझे। लेकिन संस्कार जो है इसके व्यक्ति को इंसान बनाता है। तो डिग्री जो हम आप आइए BA में चाहे जो किसी शैक्षणिक संस्थान से लेते हैं, तो डिग्री किसी व्यक्ति को है वो ज्ञानवान बनाता है या पढ़ा लिखा कहलाता है। लेकिन पढ़ा लिखा होने का मतलब संस्कारवान हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जो है से एक शब्द में कहा जाता है से डिग्री या शैक्षणिक या कागज़ का किसी संस्था से प्रदान किया हुआ डिग्री या प्रमाण पत्र व्यक्ति को पढ़ा लिखा बनाता है या पढ़ा लिखा कहलाता है। लेकिन संस्कार जो है वह व्यक्ति को इंसान बनाता है। संस्कार एक प्रकार का मतलब मैनरिज्म है, एक तरीका है, बिहेवियरल मोरल है, मतलब व्यवहारिक चीज़ है। इसको इथिकल वैल्यू कहते हैं, नैतिक मूल्य सिखाता है हमें, जिसका प्रभाव जो है वो समाज को क्या इसको कहेंगे, समाज को नैतिकता पढ़ाने के लिए या समाज पर इसका इट गॉट इम्पैक्ट एंड प्रोवाइडिंग क्या इसको कहेंगे, मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए, नैतिकता को जगाने के लिए, इंसानियत को समाज में फैलाने के लिए, व्यवहारिक मतलब हमारे बीच के जिसको बिहेवियरल अप्रोच करें, व्यवहारिक मतलब ज्ञान के लिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जो पढ़े हैं से वेद का अंग जो होता है वेदांग होता है, और वेदांग की संख्या 6 है। और वैदिक साहित्य को समझने के लिए उसका उसको क्या कहें, उसके सही प्रतिपादन के लिए एक वेदांग साहित्य की रचना की गई है। और वेदांग साहित्य की जो संख्या है वो 6 है। उसमें शिक्षा है, कल्प है, तो कल्प सूत्र है, और कल्प सूत्र में ही कर्म कांड दिया गया है। और उस कल्प सूत्र का 4 सूत्र है, जिसमें गृह सूत्र है। ये आपको अब एग्जाम पॉइंट ऑफ से, तो उस गृह माने वेदांग की संख्या 6, और वेदांग की संख्या में शिक्षा है और कल्प है दूसरा। और कल्प जो है जिसको कल्प सूत्र कहता है, उसमें 4 सूत्र है, जिसमें गृह सूत्र भी दिया गया है। और कर्म कांड कैसे करना है, इसीलिए कल्प सूत्र की रचना की गई है, जो एक वैदिक साहित्य के बाद। वैदिक साहित्य में तो इसको काउंट नहीं किया जाता है,
लेकिन वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, जिसकी संख्या 6 है, जिसमें कल्प या कल्प सूत्र एक वेदांग है, जिसमें गृह सूत्र उसका 4 सूत्र है, जिसमें गृह सूत्र है, और वही गृह सूत्र के अनुसार कहा गया है, इसमें कर्मकांड बताया। तो गृह सूत्र के अनुसार हिंदुस्टिक लॉ, चाहे हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार है। उस 16 प्रकार के संस्कार कौन कौन है, उसका क्या महत्व है, वही हम लोग ये हो गया आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये परीक्षा में आता है। इतिहास में हम ऑलरेडी जो रेगुलर बैच है उसमें पढ़ा चुके हैं, और आप लोग भी जो ये कॉमन है, आप इसको देखिए कौन कौन है संस्कार। तो जिसमें पहला है आपका गर्भाधान संस्कार। गर्भधारण जिसको कंसीव इंग्लिश में बोलते हैं। तो गर्भाधान संतान उत्पन्न करने के लिए पुरुष स्त्री द्वारा की जाने वाली संस्कार प्रथम है गर्भ धारण करने के लिए। तो इसका यही उद्देश्य है ना। आज जो व्यवहारिक जीवन में हम लोग क्या हो गया है, भौतिकवादी आकांक्षाएं हमारी बढ़ गए, पश्चिमी संस्कृति से हम लोग प्रभावित हो गए, पैसा ही सब कुछ हो गया है। उदाहरण के लिए आप ही विद्यार्थी हैं, हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो आप कितना संस्कारवान है, कितना सज्जन है, कितना ज्ञानवान है, इसका मेजरमेंट जो है आपका समाज जो है से पैसे से तौलता है। समझे, आप कितना हुए स्कॉलर है, कितना हुई ये है, आपको जॉब नहीं होगा तो वो एक जाहिलो, जिसको जॉब हो गया वो आपको थोड़ा इस दृष्टि, दूसरा को परिवार ही उस नज़र से देखता है। तो इसी को कहता है मेटलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आज संस्कार का महत्व जो है सो उतना घट गया। यही कारण है पश्चिमी संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति पर हावी हो चुका है। हम भौतिकवादी आकांक्षाएं, भौतिकवादी एक्सपेक्टेशन के प्रति ज़्यादा हम लोग मतलब भागते हैं और उसके प्रति आकर्षित है। आप कितना इंसान है, कितना भी स्कॉलर है, आपकी समाज में उतनी मांग नहीं है, बशर्ते आप ड्रिंक करते हैं, ऐसे समाज में कुरीति में शामिल है, लेकिन आप पैसा कमाते हैं तो आपका दूसरे को छोड़ परिवार का मेंबर, परिवार का इवन फादर मदर जो है से आपको मतलब ऊंचे नज़र से या इग्नोर करके देखेंगे। तो संस्कार जो है से भारतीय संस्कृति बोले जो समाज को एक शेप देता है, नैतिकता को पढ़ाता है। लेकिन आज जो है से भारतीय संस्कृति संस्कार पर जो है पश्चिमी संस्कृति हम पूरा हावी हो गया। इसके पश्चिमी संस्कृति जो है वो भौतिकवादी है, समझे, जिसको बाजारवाद भी कहते हैं। मतलब जो ज़रूरत है उसी को अब क्या आप कैसे कर रहे हैं, दैट इज अदर थिंग। तो यहाँ पर यही अब ये कहता है गर्भ धारण करने के समय तो उद्देश्य आज क्या है, आज हम आप खोजते हैं कि मेरा बेटा जो हो, बेटी जो हो से एकदम इंडिया में टॉप करे, समझे, चाहे वो ड्रिंक करे, चाहे कुछ भी करे, ड्रिंक करे। लेकिन गर्भाधान संस्कार मतलब अच्छे मुहूर्त में वाइफ हस्बैंड लाइफ पार्टनर मिलते थे, जो होने वाला जो संतान चाहे इधर लड़का हो लड़की हो वो संस्कारवान हो। तो अच्छे मुहूर्त में मिलने का उद्देश्य यही था, ये भी एक संस्कार है। लेकिन आज हमारे बायोलॉजिकल साइंस या फिर नेचुरल साइंस में कहते हैं ये हम कोई मुहूर्त निकाल के लाइफ पार्टनर से नहीं मिलते हैं। तो यही अगर इसको अगर व्यंग के भाषा में कहा जाता है, यही कारण है जो लोग किस किस्म के बच्चे पैदा होते हैं सो हम आप सब देखते हैं, उसी समाज में रहते हैं। तो इसके लिए भी गर्भ धारण के लिए एक अच्छा समय मुहूर्त निकाला जाता था, उसको गर्भाधान से पुंसवंश स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने तीसरे चौथे तो 8वें महीने में किया जाता था। इसमें स्त्री पुरुष द्वारा लिया जाता था, संकल्प लिया जाता है कि गर्भ को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला कोई कार्य करेंगे। तो इसका मतलब व्यवहारिक जिंदगी में अभी देखते हैं कि महिलाएं जब कंसीव कर जाती है तो उसको एक संयम बरतना होता है। ऐसा डाइट नहीं, जब बायो साइंस में पढ़ेंगे, चाहे पढ़े ही होंगे जो लोग पहले, तो वाइफ हस्बैंड का चाहे मेल फीमेल का मिलन जो है ओवम और स्पर्म, अब पढ़ाई की बात कर ले हम लोग, वो साइंस में ओवम मीन्स अंडाणु, स्पर्म मीन्स शुक्राणु। तो ओवम स्पर्म के मिलने से क्या बनता है, सबसे पहले जो होता है जाइगोट बनता है, और जाइगोट के फलस्वरूप इम्ब्रो बनता है जिसको भ्रूण। और टेस्ट बेबी में यही होता है ये फर्टिलाइज करा के किसी मदर के यूटेरस में बच्चेदानी मीन्स यूटेरस जो है से एक प्रकार का पालना गृह है, यहाँ पर बच्चा के इम्ब्रो का भ्रूण का विकास होता है। तो जब इम्ब्रायोनिक के स्टेज में होता है तो बड़ा वो एक तरह के रक्त का थक्का है, जमा हुआ है। तो इसका कहने का यही अर्थ है कि अभी जैसे आधुनिक युग में क्या करते हैं, जिसको एबॉर्शन बोलते हैं, गर्भपात बोलते हैं, तो महिलाएं जो ऐसे हीटेड
दवा ले लेती है, तो इम्ब्रो जो है थक्का बना है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। टूटने के बाद वो ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकलते, इसी को एबॉर्शन कहते हैं। समझ रहे हैं ना। उसमें महिलाएं को संयम भी करना होता था। उस समय तो ये साइंस है, इतना कैप्सूलर मेडिसिन तो था नहीं, कोई कंट्रासेप्टिव मेजर्स, गर्भ निरोधक कोई कदम था नहीं, तो ऐसा कोई डाइट न ले, वैसा कोई खाना नहीं से गर्भपात हो जाए, इम्ब्रो का भ्रूण का जो ऐसे नाश हो जाए। या फिर जब इम्ब्रायनी के स्टेज में महिलाओं के गर्भाशय में इम्ब्रो पल रहा है, भ्रूण पल रहा है, तो कोई ऐसा शारीरिक काम न करे या वो हस्बैंड के साथ न मिले जो शरीर में उसको जर्किंग हो, झटका लगे, जो इम्ब्रो पर बैड इम्पैक्ट पड़े। तो इसका इतना उद्देश्य साइंस के हिसाब से यही था। लेकिन उस समय, अभी उसको हम साइंस के रूप में देखते हैं, उस समय एक संयम कहता था इसको, यानी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाए, चाहे लिख दिया जाए जिससे गर्भ को नुकसान हो। तो कहना ही क्या चाह रहा है, कहना ही चाह रहा है कोई ऐसा आहार न ले, ऐसा नहीं ले जो गर्भ को नुकसान पड़े, कोई ऐसा फिर नहीं जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिले, शरीर में इरिटेबिलिटी हो, उत्तेजनशीलता हो, जो इम्ब्रो भ्रूण जो है से वो नाश हो जाए, मैंने डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब ये हो जाए। तो यही इसके लिए एक संस्कार किया जाता था। तीसरा है सीमंतोन्नयन, गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार। स्त्रियों द्वारा गर्भ धारण की सूचना दी जाती थी। सूचना दी जाती थी तो क्या लेटर भेजा जाए, नहीं, तो उसको स्वयं करना। दूसरा जो है से उसको तो आज के दुनिया में कुछ और, अभी के दुनिया में चाहे अभी के समय कुछ और देखेंगे। तो इसे इतिहास में पढ़ना है कि जब कोई महिला गर्भ धारण कर लेती, जिसको कंसीव कहते हैं, जिसको गर्भावस्था कहते हैं, तो उसमें तो महिलाएं अपने जूड़े को ऐसे खड़ा करके बांध लेती थी ऐसे। तो बिना सूचना के भी लोग समझ जाते थे कि महिलाएं जो से कंसीविंग पीरियड में, तो गर्भावस्था में इसको एक साथ संयम करना है, चाहे इसको कोई ऐसा काम नहीं देना है जिससे जो इम्ब्रो है उस पर दबाव पड़े, चाहे इसको अब एक क्या उसको कहे, आराम की ज़रूरत है। लेकिन हमारी पारंपरिक समाज है, उसमें महिलाओं को किस नज़र से, किस एक एंगल से, किस रूप में देखा जाता है, दैट इज अदर थिंग। उस पर तो कोई वो एक व्यक्ति का चीज़ नहीं है, समाज पर निर्भर करता है, व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है, दैट इज अदर थिंग, वो दूसरी बात है। लेकिन जब महिलाएं कंसीव के, तो उसको प्रतीक के रूप में थे, अपने जूड़े को ऐसे वो बांध लेती थी, जिससे मतलब लोग ये समझे ये कंसीविंग है, और उसको उसके साथ जो जो संयम बरतने की ज़रूरत है और जो उसको सुविधा देने की फैसिलिटी है वो किया जाता था। तो वही है। चौथा है जात क्रम। बच्चे के जन्म के पश्चात पितृघृत या मधु अभी भी चलता है, जिससे दीर्घायु है, जात कर्म है, ये चौथा संस्कार है। पांचवा है नामाकरण, शिशु का नाम रखा जाता था। अब नाम रखने के लिए अभी और उस समय में जो संस्कार में, अभी भी संस्कार होता है, जैसे उपनयन संस्कार है। कुछ ही दिन पहले हमें कहीं पर गए थे उपनयन संस्कार में, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन 16 प्रकार का संस्कार जो है से 2-3 तो अभी भी चलता है। उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, सबसे अंत में वही है। तो ये जो कहता है शिशु का नाम रखा जाए, तो शिशु के नाम रखने का आज भी जो है से प्रथा है, नाम रखा जाता है, लेकिन इसका रूप बदल गया है, समझ रहे हैं ना। तो पहले शिशु का नामकरण जो भी घर के सदस्य हो, फादर मदर हो, ग्रैंड फादर हो, ग्रैंड मदर हो, मौसी हो, चाची नानी जो है, वो तो रिश्ता आज भी कायम है समाज में। लेकिन नामकरण का रूप बदल गया है और नज़रिया बदल गया है। पहले जो होते थे बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि एक संस्कारी व्यक्ति के रूप में सोचते थे जो मेरा बेटा ऐसा हो, तो महर्षि हो, मुनि हो, योद्धा हो, लड़कियां हैं तब विदुषी हो, विद्वान हो। लेकिन आज उसका रूप जो है, नामकरण तो होता है लेकिन एंगल बदल गया है, सोच बदल गया है। अब जो है से हमने अपने बच्चे का नामकरण पश्चिमी संस्कृति के अनुसार रखते हैं। कोई फिल्मी एक्टर का नाम रखेगा, कोई फिल्मी एक्ट्रेस का नाम रखेगा, अगर कोई, और एक और भी है, नामकरण का रूप बदला है, और नामकरण का रूप में जो है से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ही हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको लगता है जो नहीं हम जितना पढ़े लिखे कुछ कमी रह गया है, तो मेरा बेटा बेटी इससे और स्कॉलर और विद्वान हो, तो आप वैसे लोगों का जो इंडिया में टॉप किया है, इंडिया में लड़का हो लड़की किसी क्षेत्र में, तो आप वैसे व्यक्ति का, माने लड़का हो चाहे लड़की, उसके अपने बच्चे का, लड़का हो लड़की, उसका नामकरण करेंगे। अगर कोई लीडर है तो देख रहा है जो हम विधायक रहे हैं, कोई बड़ा मंत्री हो गया तो वो नाम रखेगा,
कोई अगर साइंटिस्ट है तो रखेगा। तो रूप बदला है, साथ साथ लोगों का सोच भी बदला है। अब सोच इस पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, वो किस फील्ड में अपने आप को, चाहे उसको एक शब्द में बोलिए ना, ये एक शब्द में ऐसे कहें कि हर व्यक्ति का आज भी समाज में अलग अलग आइकॉन है। आइकॉन में तो हर व्यक्ति अनुकरणीय नहीं होता है, न होगा। अगर कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ है, अगर विद्वान, तो उसका अनुकरणीय कोई उससे ज़्यादा विद्वान आदमी होगा। अगर क्राइम करने वाला है तो उसका अनुकरणीय बड़ा क्रिमिनल होगा। कोई अगर लीडिंग से जुटा हुआ, लीडरशिप से जुड़ा हो तो उसका अनुकरणीय बड़ा कोई लीडर होगा। कोई व्यवसायी है तो बड़ा व्यवसायी उसका अनुकरणीय होगा। तो रूप ही नहीं बदला है, साथ साथ लोगों का व्यक्तित्व भी बदला है। और किसी बच्चे का नामकरण, समझे, आज जो है से पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। तो उसी आधार पर हम लोग बच्चे का नामकरण आज भी करते हैं। बहुत सारा नाम है, आप देखते होंगे। पहले का नाम देखिए तो गॉड गॉडेस के रूप में लड़के लड़कियां का भागवत है, भगवती है। भागवत का मतलब पूज्य, भगवती का मतलब पूजनीय। लेकिन आज नाम क्या रखता? पहले सीता, उर्मिला, शूर्पणखा, राम, रावण रखा। आज क्या क्या है? कटरीना कैफ है, तो ये है, तो सचिन, जो है से नाम है। तो ये कहना में ही चाह रहे हैं। तो नामकरण भी बहुत महत्व रखता है। नामकरण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगता है, समझ रहे हैं ना। व्यक्ति के व्यक्ति, आप अपने पढ़ते लिखते हैं तो थोड़ा माइंड शांत होगा। तो जो आपके नाम रखे होंगे, क्या मम्मी पापा, दादा दादी, जो लोग किन है वही रखे होंगे ना। तो आप पूछ के देखिएगा जी मेरा नाम यही क्यों, दूसरा नाम क्यों नहीं, तब वो बताएंगे कि आपका नाम ये रखा गया इसलिए कि हम ये सोचते थे, चाहे ऐसा था, कोई पढ़ा लिखा बहुत अच्छा लड़का था या जो कुछ था। तो नामकरण आज भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, जो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता है, क्या चाह रहा है, उसी के अनुसार वो नामकरण करता है। अगला है निष्कर्मण। जन्म के 12वें दिन से 4वें महीने के बीच किसी दिन बच्चे को घर से बाहर निकालने के अवसर के, निष्कर्मण मतलब बाहर निकलना। कहाँ? घर से बाहर। अभी तो वो, अभी देखिएगा जिसको डिलीवरी है उसके तो पहले 7 दिन 9 ग्रामीण जो क्लिनिकल डिलीवरी नहीं होता था तो महिलाएं उसी में रहती थी, जो होता था उसे घर से बाहर निकाला जाता था। अब तो है डिलीवरी हुआ 24 घंटा के 12 घंटा में आपको रिसे। तो अब तो वही है, पश्चिमी संस्कृति को हम लोग ओबे कर रहे हैं। तो इससे अनेक व्याधियाँ ही पैदा होती है। ऐसा नहीं है, व्याधियाँ ने बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल एमेनिटीज बढ़ा है। तो जो सब पहले परेशानी थी मदर एंड चाइल्ड को, उससे हम लोग मुक्ति भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो संस्कार के रूप में अब उसको थोड़ी हम लोग देखते हैं। अगला है अन्नप्राशन, मतलब वही अन्न खिलाना। इसमें शिशु के 6ठे माह अन्न खिलाया जाता है। अभी संस्कार चलता है खाने के लिए, तो बच्चा पहले यहीं से कुछ कुछ खाने लगता है। तो उस पर अभी चर्चा नहीं, ये तो उस समय की बात हो रही है ना। संस्कार जो शुरू होता है, आप बताए हैं कि लेटर वैदिक एज का है ये चीज़। फिर है चूड़ाक्रम, शिशु के 3 8वां वर्ष के बीच कभी भी मुंडन करना भी होता है। कराना नहीं है तो बच्चा का अगर बाल बढ़ गया तो लोग क्या हो, बाल को काट के रख देते हैं। हाँ, जिस गॉड गॉडेस या जो आपके मान्यता है वहाँ पर जाके उसको क्या समर्पण, एक प्रकार त्याग करते हैं। और उस ओकेजन पर जो करना होता है हम लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान तो है ही। कर्णवेद, रोगों से बचने हुए आभूषण धारण। अभी भी देखिएगा बहुत सारा राजस्थान चाहे जो बच्चे का ही होता कान छेद दिया जाता है, उसमें कोई मेटालिक चीज़ है। अब वो व्यक्ति के परिवार पर, समाज के लेवल पर निर्भर करता है कि वो तांबा का डालेगा, सोना के डालेगा, चांदी का डालेगा, कोई मेटालिक चीज़ को डाल देता है जो क्या प्रोटेक्शन के रूप में देखा, प्रतीक के रूप में। तो व्याधि मतलब रोग से बचने के लिए आभूषण धारण करना। अब आभूषण धारण करना है, सोना के लिए पैसा नहीं है तो क्या चांदी का डाले, चांदी नहीं तो तांबा है, लोहा के। तो ये प्रोटेक्शन का काम कर। विद्यारंभ, 5वें वर्ष में बच्चे को अक्षर का ज्ञान। अभी 5वें वर्ष क्या चलता है, 3 वर्ष से पहले ही है जो है प्लेइंग स्कूल खोजने लगता है। इसलिए कि पश्चिमी संस्कृति, वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब में है, घर में फादर, आप न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, दादा दादी को आप रखता नहीं है। रखना भी चाहते हैं तो आपका लाइफ पार्टनर जो है
फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ वो रहना नहीं पसंद करता है, इसलिए कि वो शासन करेगा, उस पर अधिकार जमाएगा। तो निकुलिया जो पश्चिमी संस्कृति जो है से भारतीय समाज का जो मूल है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार से एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ रहा है। इसलिए पश्चिमी संस्कृति की परंपरा को नहीं लेकर, संस्कार को नहीं लेकर चलते हैं। हम चलते हैं किस चीज़ को, जिसको इंडिविजुअलिज्म जो व्यक्तिवादी, आपके फादर मदर को क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, आपके बच्चे ठीक रहें, आपका लाइफ पार्टनर ठीक रहें। तो इसीलिए संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर जो भारतीय समाज का परिवार जो है से वो बंट रहा है। तो ऐसा नहीं है ये ज्वाइंट फैमिली से ज़्यादा लाभ था और एकल फैमिली से नहीं, तो दोनों के कुछ सकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक। ज्वाइंट फैमिली में रह के भी बहुत सारी परेशानियां होती है और एकल परिवार में। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है कि 5 वर्ष के बच्चे को अक्षर का ज्ञान करना, ये एकल परिवार का ये देन है, समझे। इसलिए कि वाइफो जॉब में है, हस्बैंड भी जॉब में है, बच्चा कहाँ रहेगा, बोर्डिंग में रहेगा। तो वही बच्चा जो होगा, दादा दादी का तो आपने रहने दिया नहीं, चाहे आपकी जो मजबूरियाँ हों, सामाजिक हो आर्थिक हो, दैट इज़ अदर थिंग, उस पर कुछ नहीं कहना है मेरा। लेकिन वही बच्चा जो है से उसको दबाव तो पड़ा नहीं ज्वाइंट फैमिली का, मम्मी वहाँ जा रही है, पापा वहाँ जाए, तो वही आकर उधर से आएगा, नमस्ते करेगा, नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी, हाउ आर यू, चप्पलें पहन के बेड पर चढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। वही दादा दादी रहता था कान पकड़ता, तो उसको तो आपने रहने नहीं दिया। तो ये जो है से एकल परिवार का, न्यूक्लियर फैमिली का क्या होगा, ड्रॉबैक है, अवगुण है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली का अवगुण है कि ज्वाइंट फैमिली है तो आपकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक रूप से इतना आप साउंड नहीं है जो फादर मदर को भी शहर में रख सकते हैं। आप एफर्ट नहीं कर पाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं गाँव पर, और यहाँ जो ऐसे वाइफ हस्बैंड के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वहाँ दबाव है तो वहाँ शिक्षा नहीं है। ज्वाइंट फैमिली में ग्रामीण परिवेश में है तो अगर भाई दबे रहते हैं तो वहाँ पर जो है से संयम से आपका बेटा बेटी संस्कार में रहेगा, आप भी रहेंगे। लेकिन शिक्षा का साधन नहीं, जो फैसिलिटीज है, जो इम्यूनिटी है नगरों में शहरों में वहाँ नहीं है, तो उससे आप वंचित हो जाते हैं। अगर वो फैसिलिटी को अवेल करते हैं, शहर में आकर उपयोग करते हैं, तो संस्कार से जो सामाजिक दबाव है, आपके बच्चे को नियंत्रण में रखते हैं आपके फादर मदर, माने बच्चे ग्रैंड फादर मदर, उससे वो वंचित रह जाता है। तो ज्वाइंट फैमिली के भी बहुत सकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष भी है। वैसे ही एकल परिवार के सकारात्मक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराना, अभी तो ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, मजबूरी जो है से घर में ज्वाइंट फैमिली में आप रह नहीं रहे हैं, दोनों जो है से जॉब में है या दोनों का लाइफ जो है से फास्ट है, बच्चे पर टाइम नहीं देता है, तो जल्दी से जल्दी सोचता है कि 6 घंटा भले स्कूल में रहे, तो 3 बरस से पहले ही डिसीजन लेने लगता है। तो यही कारण है जो परिवार के साथ भावनात्मक लगाव नहीं होता है, तो वही बचवा जो है आगे मम्मी को और पापा को नमस्ते करता है और पैर पकड़ने के जगह पर घुटने पर ऐसे कर छोड़ देता है, समझ रहे हैं ना। तो वही है, अब हमको आपको सोचना है। लेकिन अभी तो पश्चिमी संस्कृति या भौतिकवादी लाइफ में हम लोग सब, हम भी आप भी सब लोग जी रहे हैं, जिस कारण उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ पर वो तो देखने की बात है। और हम लोग कोई समाज सुधारक ऐसे तो है नहीं, तो सबको सबकी समस्या है, सबके लिए जरूरी है। शिक्षा यही कहता है, शिक्षा जो है यही सिखाता है। लेकिन शिक्षा हम लोग जो लेते हैं टू गेट जॉब, मतलब नौकरी पाने के लिए शिक्षा लेते हैं, वो क्षणिक चीज़ है। नौकरी हो जाने से आपको पैसे वाले हो जाइएगा, अच्छा कोई चीज़ व्यक्ति और इंसान नहीं बन जाता है। पैसा होना अलग चीज़ है और अच्छा व्यक्तित्व होना दोनों। इसीलिए जो इकनॉमी में पढ़ेंगे जब चर्चा होती है तो यही आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ वन डायरेक्शनल है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मल्टी डायरेक्शनल है, समझे। तो वैसे ही यहाँ भी है कि पैसा हो गया तो आप केवल धनी कहला जाएंगे, समझ रहे हैं ना, कि अच्छा व्यक्ति कहलाएंगे। तो यही अंतर है। अगला है आपका उपनयन संस्कार। यही जनेऊ संस्कार के बालक द्विज हो जाता था, द्विज माने जिसका दोबारा जन्म होता है। संस्कार बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना, बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उपनयन संस्कार जिसको जनेऊ बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं।
तो पढ़ा चुके हैं। तो वैदिक काल में यानी 1500 से 1000 BC में जनेऊ जो होता था, उपनयन संस्कार, वो लड़कियों का भी होता था। लेकिन लेटर वैदिक एज में आकर मैंने 1000 से 600 BC में लड़कियों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया, साथ साथ शूद्र को भी मतलब वंचित हो गया। और उपनयन जो अभी जो होता है 2026-25 की बात करते हैं, तो उपनयन संस्कार जो होता है द्विज में होता है, जिसको अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बोलते हैं। और शूद्र का उपनयन, अब तो लड़कियां तो वंचित हो गई। अब पुरुष की बात हुई तो पुरुष माने मीन्स लड़के, तो लड़के का उपनयन जो होता है शादी के टाइम में होता है, जिसको जनेऊ बोलते हैं। और द्विज में पहले भी होता है, वही सब जो रिचुअल्स, जो रस्म रिवाज जो होता है शादी में, वो भी वहाँ भी होता है। यहाँ भी फर्क यही है, जो शादी से पहले भी कर सकता है, लेकिन शूद्र में जो होता है सही है। और उस काल की बात कर दिएगा तो ऐसा नहीं है जो द्विज और शूद्र दो ही वर्ग था। द्विज जिसको अपर कास्ट कहते हैं, लोअर कास्ट कहते हैं संवैधानिक भाषा में, तो द्विज इसमें होता था। तो उसमें भी ये दो माने शूद्र और द्विज में दो वर्ग ही नहीं, तो इसको इंटर स्टेटिफिकेशन कहते हैं। दो मतलब स्तर में था, लेकिन द्विज में भी इंट्रा स्टेटिफिकेशन था, जनेऊ में भी, उपनयन में, कि जो ब्राह्मण जो होता था वो धागा का मतलब जिसको सूत बोलते हैं, फैब्रिक का, वो जनेऊ पहनता था। उसके बाद नीचा जो स्तर था वो क्षत्रिय का था, जिसको यहाँ भी उत्तर भारत में राजपूत बोलते हैं। तो उस सन या पटुआ का जनेऊ पहनता था। और तीसरा जो है से वैश्य, वो ऊल मतलब ऊन का, समझे। तो वहाँ भी ये मतलब द्विज और शूद्र में इंटर स्टेटिफिकेशन दो वर्ग है। और आप वो तीन जो है एक साथ, उसमें भी इंट्रा स्टेटिफिकेशन, अपनों के बीच भी ऊंच नीच है। जो सबसे ऊपर ब्राह्मण है वो धागा का पहनेगा, सूत का पहनेगा। उसके नीचे क्षत्रिय का स्थान आता है, वो जो पहनेगा वो सन या पटुआ का। और सबसे नीचे वैश्य आता है तो ऊल, जिसको ऊन बोलते हैं। इसमें भी अंतर है। उपनयन संस्कार जो उसका होता था बसंत काल में, यही बसंत जो अभी होली का टाइम है, बसंत काल में, उसका जो होता था क्षत्रिय का ग्रीष्म काल में, और वैश्य का जो होता था शीत काल में। तो ये भी है। तो इतना परीक्षा के लिए हम लोग को पढ़ना है, परीक्षा के लिए। तो ये हो गया आपका वेदारंभ। वेद आरंभ करने के लिए किया जाने वाला नहीं, वेदारंभ मैंने गुरुकुल में आप जा रहे हैं, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने नहीं जा रहे हैं आपको। वहाँ शिक्षा में फी नहीं ली जाती थी, गुरुजी आपको सिखाएंगे, समझ रहे हैं ना, सिखाएंगे। उसके बाद में उनको जीविका चलाने के लिए व्यवस्था करना। ये अभी आधुनिक युग तो था, आधुनिक रूप नहीं था, युग तो कहें। फिर अलता के साथ 16 वर्ष के हो जाने पर प्रथम बार दाढ़ी मुड़वाना। 16 वर्ष तक कौन अब रहता है? अभी भी जब आप जाएंगे शादी ब्याह होगा तो इसको जजमानी प्रथा बोला जाता है सोशलॉजिकल वर्ड में। तो आपका कितना हो सैलून से इधर उधर करा के, फेशियल इधर उधर करा के जाइएगा, लेकिन आपका गांव का नौआ जो होगा वो आपको इरेजर अस्तूरा लगाएगा ही, इसलिए कि संस्कार है। और उसमें आपकी जो आर्थिक स्थिति कैसी है, आपके मम्मी पापा के है, तो उसको एवज में देना जाएगा, तो वो लगाएगा। कितनों आप सैलून से करा के जाइएगा। तो आज की बात 2026 के न्यूज़ में तो यही था, केसधारी बच्चा उसी दिन मुड़ाता था, जिसको किसान संस्कार कहता था। लेकिन आज तो क्या है, दाढ़ी होने से पहले ही क्लीन सेव करके चाहिए रहता है, जो दाढ़ी मूछ जल्दी आ जाए। तो ये है। अगला है समावर्तन। समाप्त कर घर लौटने के बाद तो क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आना। अब पढ़ा चुके हैं जो आश्रम जो है वैदिक, लेटर वैदिक के काल में, उत्तर वैदिक काल में मतलब 1000 से 600 BC में आश्रम व्यवस्था आ गया, समझे। ये अपने आप में क्वेश्चन है। आश्रम व्यवस्था आरंभ हो गया। आश्रम की संख्या जो थी 4 थी। तो पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, दूसरा जो था गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष तक, तीसरा जो था 75 तक वानप्रस्थ, और चौथा जो था संन्यास आश्रम। तो कोई जो है ये ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 100 गृहस्थ आश्रम आउट ऑफ दिस 4 आश्रम।
चार आश्रम जो है सबसे ज़्यादा कष्टकारक या जो है से एक क्या कहिए ट्रेनिंग पीरियड कहिए, माने ब्रह्मचर्य आश्रम इज द सो रिगरस एंड नेक्स्ट टू इंटर गृहस्थ आश्रम। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में एक तरह का ट्रेनिंग दी जाती थी, चाहे सब स्वयं सिखाया जाता था, आगे चल के गृहस्थ आश्रम में जाकर इसको कोई परेशानी ना हो। तो यही चीज़ कहता है ये समावर्तन मतलब विद्यारंभ गुरुकुल से 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम ने आपने जो बिताया, उसकी समाप्ति के बाद पर आप घर आते हैं तो क्या होगा, अगला गृहस्थ आश्रम। अगला गृहस्थ आश्रम क्या है, यही विवाह संस्कार है। वर वधू के परिणय में सूचना, तो विवाह 8 प्रकार के होता है, जब पिछले क्लास में बता चुके हैं। और एज पर हिंदुस्टिक लॉ विवाह एक प्रकार का संस्कार है, न कि एक अन संतुष्टि का साधन है केवल। और विवाह एक प्रकार की सामाजिक संस्था है जो लड़का लड़की कन्या वधू को एक साथ रहने और दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए एक प्रकार का प्रमाण पत्र देता है। और सबसे बड़ी उसका सकारात्मक पक्ष है कि वो कन्या या वर्ग से उत्पन्न संतान जो है उसको सामाजिक मान्यता या वैधता लेगलिटी प्रदान करता है। विवाह इसका यही महत्व है। और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार, निधन के बाद होने वाला संस्कार। ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, सब देखते हैं। तो ये तो हो गया आपके एग्जाम के लिए। संस्कार की संख्या 16 है, लेटर वैदिक एज में आया। ये कल्प सूत्र से गृह सूत्र निकला है, उसी के अनुसार है। और इस संस्कार में यहाँ तहाँ कुछ पूछेगा आपसे, तो यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। और व्यवहारिक ज़िंदगी के लिए संस्कार का महत्व यही है। ऐसे डिग्री और कागजी जो सर्टिफिकेट मिलता है वो व्यक्ति को पढ़ा लिखा कहलाता है, पढ़ा लिखा होगा, लेकिन संस्कार से व्यक्ति एक इंसान बनता है। और संस्कार जो है से हमारे समाज नैतिक मूल्यों को, व्यवहारिक मूल्यों को सिखाता है और समाज पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और संस्कार अगर व्यक्ति से समाज बनता है, दोनों में अन्वयाश्रय संबंध है, पॉलिटी का चीज़ है। तो व्यक्ति से समाज बनता है या समाज से व्यक्ति बनता है। तो व्यक्ति पहले कि समाज पहले, तो पहले व्यक्ति तब समाज। व्यक्ति जब एक जगह हो जाता है तो सोसाइटी डेवलप करता है, समझ रहे ना। सोसाइटी भी बेहतर है तो उसमें अगर सारे लोग अच्छे हैं, एक खराब है, तो उसको या तो समाज छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके साथ एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में अनुन्याश्रय संबंध है, दोनों का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। हम आप कैसे बोलते हैं, हमारा संस्कार कैसा है, वो सोसाइटी को दर्शाता है, फैमिली को दर्शाता है। कैसे, इसी को तो कल्चर बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। हम आप कैसे बोलते हैं, कैसे उठते बोलते हैं, मेरा बोल चाल क्या है, सामने वाले के साथ व्यवहार क्या है, हम कितने शिक्षित हैं, वो व्यक्तित्व से पता लग जाता है। जो कैसे परिवार से कैसे सब, सारा घर में कोई ड्रिंक करने वाला है, शराबी है, तो उसके घर के बच्चा जो होगा से शराब पी के आता है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। सब जुआ खेलता है तो वो भी जुआ उस जीवन का एक अंग है, वो मानता है। अगर सारा संयमी है तो क्या है, वो भी करेगा। तो यही करता है। संस्कार जो है से एक दिन में विकसित नहीं होता है और इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है और न ही कहीं मिलता है। लेकिन डिग्री तो हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल कोर्स करते हैं, कागज़ ले लेते हैं। तो डिग्री लेने से हम लोग क्या एक पढ़ा लिखा कहलाते हैं, लेकिन संस्कार हमें इंसान बनाता है। ऐसे ही मतलब ये तो एग्ज़ाम पॉइंट को जनरल एक्स्ट्रा चीज़ हो गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो पढ़ाई है मेनली, इसलिए कि मेरा एजुकेशन चैनल है ना, कि इधर भी तो थोड़ा व्यवहारिक था इसलिए ज़्यादा कुछ कह दिए हैं। एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, इतिहास में आता भी है, जो चीज़ है चर्चा की है कल हुई है। ऐसे ही और चीज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।